दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 15। इसमें हम कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट संख्या 15 हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित है। आइए देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? किस ग्रंथ में पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है? ऑप्शन है आपके जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर अर्थशास्त्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मनुस्मृति। मनुस्मृति में दोस्तों पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है और मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन वह विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो वो विवाह की उसके लिए अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए चंद्रगुप्त का जो सही सुमेलन है वो सैंड्रोकोटस के नाम से होता है ग्रीक इतिहासकारों के ग्रंथों में। बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात भी कहा जाता है। अशोक का एक नाम देवनाम प्रियदर्शी है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से अभिहित किया जाता है। तो सही उत्तर आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन या फिर मिहिर भोज। तो सही उत्तर है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। और नागभट्ट प्रथम जो था ये ग्वालियर के अभिलेख से पता चलता है कि उसने मल्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था जो संभवतः सिंध का अरब शासक था, और इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। चौथा प्रश्न देखते हैं, तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है आपके तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र या उपकरणों के लिए या हाथी दांत के काम के लिए। तो सही उत्तर है तीसरी शताब्दी में वारंगल जो था दोस्तों लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे और अगरिया लोगों का प्राचीन काल से वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र और उपकरण बनाना परंपरागत व्यवसाय रहा है। पांचवा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो देखिए परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था और तंजौर पर अधिकार कर लिया था। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजौकुंड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छठवां प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है कि कथन है पंचायतों के प्रधान, प्रमुख और अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति की महिलाएं शामिल होती हैं आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये सही है। और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थीं, ये सही नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों में संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन कराना सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो सही उत्तर है दोस्तों 1, 2, 4। कूट देखिए 1, 2, 4 जो है आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित। आठवां प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो का, देखते हैं कि सिक्किम एक नया राज्य कब बना था, किस संशोधन के द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों संविधान के 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन एक नया राज्य जो है वो सिक्किम को
36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारतीय संघ में इसको 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था और ये था संविधान संशोधन 36वां और वर्ष था 1975। तो याद रखिएगा, सिक्किम भारत का एक नया राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बना और 35वें संशोधन के द्वारा उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है आपके भीमा, डान, तेल या तुंगभद्रा। तो सही उत्तर है दोस्तों तेल नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपको बताना है। सह्याद्री, ब्रह्मगिर पहाड़ियों, गवालीगढ़ की पहाड़ियों या अमरकंटक में। तो सही उत्तर है दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर 805 किलोमीटर की लंबाई तय करते हुए जो है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है। ऑप्शन है यमुना, शारदा, गंगा या रामगंगा। तो सही उत्तर है कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है दोस्तों। और ये इसकी ऊंचाई 128 मीटर और लंबाई 715 मीटर है। ये एक विशालकाय बांध है, रामगंगा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित है। देखिए ईपीए का पूर्ण विस्तार क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ईपीए का पूर्ण विस्तार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और इसका जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसए की एक संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना दोस्तों 1970 में की गई थी और ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित है। तो ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पर्यावरण प्रोटेक्शन एजेंसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए सही सुमेलन इस प्रकार से है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य। सिमलीपाल दोस्तों आप जानते हैं कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोक्रेक जो है ये आपका मेघालय में स्थित है। और कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का स्थित जो है ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोक्रेक मेघालय में और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का जैव आरक्षित पार्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ और व्यवस्थित नहीं करता है? ऑप्शन देखिए स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह या ठेकेदार। तो सही उत्तर है कि मध्याह्न भोजन योजना को ठेकेदार जो है दोस्तों ये प्रारंभ और व्यवस्थित नहीं करता है, जबकि स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था और स्वयं सेवा समूह इसमें शामिल होते हैं। और मध्याह्न भोजन योजना जिसको कि मिड डे मील कहा जाता है एमडीएम, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 से की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम क्या है? आपको बताना है। तो देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा बालिका शिशु के लिए जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी योजना केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई थी दोस्तों। 2008 में ये धनलक्ष्मी योजना शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। और इसमें समाज में बालिका के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म करने, बालिका के प्रति भेदभाव, उपेक्षापूर्ण व्यवहार को बदलने और बालिका को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है स्वाधार योजना क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका प्रारंभ 2001-2 में किया गया था और इसके अंतर्गत रिहा, कैदी, प्राकृतिक आपदा और अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता था और इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है? आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या असंगठित वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो सही उत्तर है दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी
रोजगार योजना ये सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि भारत में जो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम है ये बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है, जबकि अन्य जो हैं वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है देखिए आवास, पारितंत्र, निकेत, बायोम या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है कि जहाँ जीव रहता है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों, किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों और अन्य जीवधारियों के रहने की जगह आवास कही जाती है। जब कोई पादप या जंतु समुदाय किसी बृहद भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है उसे बायोम कहते हैं, जैसे वन, घास, स्थल, रेगिस्तान या टुंड्रा बायोम। तो एक तरह से देखा जाए तो उपर्युक्त में से कोई नहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि आवास, बायोम ये भी उस सटीक जगह को कहा जाता है जहाँ पर जीव रहता है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन या फिर वन्य जीव सुरक्षा। तो आपको बताना है किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो सही उत्तर है औद्योगिक प्रबंधन। पारिस्थितिकी संतुलन से जल प्रबंधन, वनारोपण और वन्य जीव सुरक्षा ये सभी सम्मिलित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए, कूट के आधार पर आपको सही उत्तर दिखाना है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक और जीवाणु, इसमें से कौन से जीव जो है ये अपघटक जीव कहलाते हैं? तो सही उत्तर है कवक और जीवाणु। 2 और 3, केवल 2 और 3 ये कवक और जीवाणु जो होते हैं दोस्तों ये आपके अपघटक जीव कहलाते हैं। और आपको पता है कि अपघटक जीव वो होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सकता हो। और अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोल कृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ ये सब अपघटकों की भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है आपके, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ये आपका सही है। चक्रीय होता है या फिर पोषण स्तर के सापेक्ष ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, या प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होते हैं, ये तीनों सही नहीं है। बल्कि सही कथन है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। कंप्यूटर से संबंधित है अगला प्रश्न, देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर जो है अंकगणितीय और तार्किक इकाई होती है, तो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है आधुनिक कंप्यूटर। तो याद रखिएगा डिजिटल कंप्यूटर लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड। तो कंपाइलर जो है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, जबकि प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंग होते हैं। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी में देखा जाए स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट या अमोनियम मॉलिब्डेट। तो सही उत्तर है फोटोग्राफी में दोस्तों जो विलयन प्रयुक्त होता है वो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। और ये रसायन फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव के अस्थायीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। दोस्तों, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ये सही है। और तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, ये सही नहीं है। तो सही उत्तर है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ये सही है, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न अब आइए देखते हैं, सामान्य गणित और रीजनिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं दोस्तों, जो प्रश्न है आपका कि ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी से अमीर है, तो पहले बी हो जाएगा, उसके बाद ए जो है ये बी से अमीर है, सी जो है ए से अमीर है तो सी अमीर हो जाएगा, डी सी से अमीर है, डी जो है दोस्तों वो सी से अमीर है तो इसके आगे आपका डी हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते चलिए। उसके बाद कह रहा है ई सबसे अमीर है तो ई सबसे अमीर है। अब जब इस उपर्युक्त श्रेणी को आप क्रम में बैठाएंगे तो कौन सा व्यक्ति या कौन सा स्थान मध्य में होगा, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो सही उत्तर ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी जो है ये सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की गिनती की जाए तो ये कुल 200 हैं और यदि उनके पैरों को गिना जाए तो 580 हैं। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। सभी खरगोश अपने 2 पैर उठाते हैं तो चिड़ियाघर में पैरों की संख्या 200 गुणे 400 होगी, लेकिन पैरों की संख्या 580 है तो 580 में से 400 घटा दीजिए तो 180 अधिक हो जाएगा। खरगोशों की संख्या क्या हो जाएगी, 180/2 यानी 90 खरगोश हो जाएंगे आपके। तो चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, तो ये देखिए कह रहा है कितने कबूतर हैं। यदि एक खरगोश, देखिए पैरों को गिना जाए, यदि एक खरगोश अपने सभी पैर जमीन पर रखें तो पैरों की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है तो 200 में से 90 घट जाएगा 110। तो सही उत्तर है 110 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या आपकी 110 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, देखिए 2 चित्र दिए गए हैं, दूसरे चित्र में x क्या है। यहाँ पर x जो है इसका मान निकालना है। तो जिस प्रकार 21/3 = 7, ये कह रहे हैं कि 21/3 = 7 और 7 × 17 = 119। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जैसे सेट कर रहे हैं, 21 में 7 का भाग दे रहे हैं तो 3 और फिर 17 × 7 कर दे रहे हैं तो ये 3 × 7 3 × 21 और ये 17 × 119 हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 24/3 = 8 आ जा रहा है। उसके बाद 8 × 23 174 आ जा रहा है। इसी प्रकार 18/3 = 6 और 6 × x = 174। तो सही उत्तर हो जाएगा x = 174/6 = 29। तो सही उत्तर आपका 29 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। उनमें से यदि एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या, और उनका योगफल 100 है। तो देखिए अगर जो आप 2, 3, 5, 7 ऐसे करके संख्या लेंगे तो अभाज्य संख्याएं जो हैं, दूसरी अभाज्य संख्या आपका 61 हो जाएगा। सही उत्तर 61 हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका जो है, तो उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो जब 2 + 24 = 26 करेंगे तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी, तो ये अमान्य हो जाएगा। 3 + 24 करेंगे तो 27, ये भी भाज्य हो जाएगा, 3 × 9 = 27 हो जाता है। 5 + 24 करेंगे तो 29 जब आप करेंगे तो ये जो है 29 और 29 में 46 जोड़ रहे हैं तो ये 100 हो जा रहा है, और 46 जो है ये जो है देखिए 100 आ जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 में 24 जोड़ेंगे तो 31 + 62 ये 100 हो जा रहा है, ये भी भाज्य है। अब कह रहे हैं कि 37, जब आप ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे तो 37 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 37 + 24 और ये हो जाएगा आपका 61, और 61 में 2 आप जोड़ देंगे तो 61 + 2 तो 37, 24 और +2 = 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 37 और 24 61 हो जाएगा। 61 और सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं इनका योग भी 100 है, इसलिए दूसरी अभाज्य संख्या 61 हो जाएगी। जब आप 61 को जोड़ेंगे तब इसमें आपका 100 होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न अनुक्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों की डिग्री में दर्शाता है। वह सोने की तुलना में कितने घंटे प्रतिशत में बिताता है। तो यहाँ पर देखिए घंटों का विवरण जो है वो 120% सोने में बिता रहा है। तो जब आप हल करेंगे तो खेलने के लिए 30% और खेलने के लिए 30%, सोने के लिए 120%। 120 इज इक्वल टू अगर जो 100% करें तो 30%, 120 का 25% हो जाएगा। तो सोने के लिए उसको जो समय लगता है दोस्तों वो आपको 25% समय सोने की तुलना में खेलने में 25% अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सोने में आपको सोने के लिए 120% और खेलने के लिए उसका 30% लग रहा है। तो ये अंतर जो हो जाएगा सोने की तुलना में खेलने के लिए वो 25% समय वो बिताता है। अगला प्रश्न है कि संख्याओं 4.6, 0, 9.3, -4.8, 7.6, 2.3, 12.7, 3.5, 8.2, 6.1, 3.9 और 5.2 इनकी माध्यिका क्या होगी। तो इन संख्याओं को जब आप आरोही क्रम में कर लेंगे तो सबसे पहले -4.8 आ जाएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 2.3। इसी प्रकार से जब आप क्रम करेंगे तो कुल पद 12 हैं। तो माध्यिका का मान आप जानते हैं कि n/2वां पद, जितने पद हैं उनके आधे वाले पे जो आधे हिस्से पे जो पद आएगा और उसके आगे वाले पे जो पद आएगा उन दोनों को n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो 12/2वां पद प्लस 12/2 प्लस 1वां पद, तो 6वां पद और 7वां पद। तो यहाँ पे 6वां पद आ जाएगा 4.6 प्लस 7वां पद आपको जब क्रम में आएंगे तो 5.2 इसके बटे 2, तो आ जाएगा 9.8/2 आपका आ जाएगा। तो 4.9 यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? और तर्क है कि हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। और दूसरा है नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही अधिक भारी बोझ और बढ़ जाएगा। तो यदि किसी कथन में पक्ष में केवल एकमात्र जैसे तर्क दिए जाते हैं तो वो तर्क प्रबल नहीं होता, क्योंकि किसी समस्या का केवल एकमात्र उपाय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि तर्क एक प्रबल नहीं है। अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने से स्कूली शिक्षा में सुधार न करना प्रबल तर्क नहीं है, क्योंकि शिक्षा भी मानव संसाधन विकास के योगदान देकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। तो इसलिए दोनों प्रबल तर्क नहीं है, न तो एक तर्क है न तो दो तर्क, दोनों प्रबल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यंजक 2x³ + x² - 2x - 1 ये किससे विभाजित है? तो जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा कि ये 2x + 1 से ये विभाजित हो जाता है। व्यंजक जो है इसका जब आप खंड करेंगे तो x², 2x + 1 - 1, 2x + 1 आ जाएगा। तो ये जो व्यंजक है ये आपका 2x + 1 से विभाजित हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, भाटिया बाराबंकी नहीं सुमेलित है, भोटिया। बुक्सा बिजनौर, तो ये आपका बुक्सा बिजनौर सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों, बुक्सा जो है आपका बिजनौर से ये सही सुमेलित है, क्योंकि बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। राजी गोरखपुर में नहीं सुमेलित है। थारू बांदा में ये भी नहीं सुमेलित है। दोस्तों, थारू जनजाति ये लोग लखीमपुर खीरी, गोंडा यानी तराई क्षेत्रों में खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, गोरखपुर में ये थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा भोक्सा जनजाति या बुक्सा जनजाति ये बिजनौर क्षेत्र में पाए जाते हैं। खरवार लोग देवरिया, बलिया में निवास करते हैं। तो सही इसमें है बुक्सा बिजनौर सही सुमेलित है। लखनऊ जिले की सीमा को निम्नलिखित में से किस जिले को सीमा स्पर्श नहीं करती है? आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। तो बलिया एकदम पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, ये नहीं टच करती है लखनऊ की सीमा, जबकि उन्नाव, बाराबंकी और हरदोई लखनऊ की सीमा को टच करते हैं। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें से संबंधित कथनों पर विचार करना है आपको। देखिए, यहाँ पे जो कथन है, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है।
सही है। चूँकि अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। उन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अब। तो यहाँ पर देखिए इस सूचकांक में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ही कथन यानी उपर्युक्त सभी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15-16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 आयोजित किया गया था। 38वां प्रश्न है इस वीडियो का, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने आईएसए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 89। आईएसए समझौते पर जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी रूपरेखा पर 89 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है चंडीगढ़ से हिसार। चंडीगढ़ से हिसार के बीच दोस्तों देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है और इसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई थी। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का कि 28 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर है ये राशि $350 मिलियन है, जिसमें एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो कंज्यूमर्स हैं उनको विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए $350 मिलियन के ऋण को स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।